Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 मार्च 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि इस चैनल का लिंक है वो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोलैंड को, कहाँ पर है इसकी एग्जैक्टली लोकेशन, अच्छे से मैप में देखना, किस किस से बाउंड्रीज़ को शेयर करता है वो सब चीज़ें मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिसको आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, लेकिन उससे पहले सभी लोगों को हैप्पी होली और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाउ यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले पेज नंबर 1 पे, और यहाँ पर पहला आर्टिकल बात करता है कोविड-19 के बारे में। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, चलो देखते हैं। बोला ये जा रहा है 50% से ऊपर तक जो लोग हैं वो इस समय मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट के सर्वे ने फाइंड किया है। गवर्नमेंट के सर्वे के द्वारा यहाँ पे ये पता चला 50% से ज़्यादा लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं। और आप देख पाओगे आज के टाइम पर कोविड के केसेस प्लस कोविड के डेथ जो है लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और अगर हम खासकर बात करें जो जिनकी एज 45 है, 45 प्लस है, इन लोगों की डेथ भी ज़्यादा हो रही है और केसेस भी डेली बेसिस पे लगातार, अगर हम बात करें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो यहाँ सभी जगह पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन सभी को देखते हुए भी 90 लोगों को पता है कि हाँ मास्क लगाना है, लेकिन उसमें से भी अगर हम बात करें 44% जो है वो एक्चुअली में मास्क लगा रहे हैं, अदरवाइज जो है लोग यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं। और आप देख पाओगे उसी की वजह से आज के टाइम पर केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, जो भी यहाँ पर मास्क वगैरह नहीं लगाता है, सबसे पहले यहाँ पर अभी प्रोटेक्शन आपको करनी है पूरी तरह से, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि अभी कोविड है। ओके नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक छोटा सा अपडेट था, बेसिकली ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, बात करता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। आप इजीली अगर यूपीएससी में देख पाओगे तो इसको आईआर से अपना रिलेट कर पाओगे, इंटरनेशनल रिलेशन से, जीएस पेपर 2। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, बेसिकली अभी आपको मालूम है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो 2 दिन की विजिट पर गए थे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश गए, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं वहाँ पर। फिलहाल चर्चा क्या हुई है उसके बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पर बांग्लादेश की विजिट जो है एंड हो रही थी तो यहाँ पर क्या क्या बात रखी गई है, सबसे पहले आप देख पाओगे ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इनके द्वारा काफ़ी बातें रखी गई हैं। तो आप देख पाओगे क्या हुआ है, बातचीत चली रही थी और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 इशू के बारे में बेसिकली डिस्कस करने को बोला है। तो बांग्लादेश ने फोकस किया है सबसे पहले तीस्ता रिवर वाला वाटर डिस्प्यूट। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। तो इसको देखते हुए बांग्लादेश ने सैटरडे में इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं ये डिपेंड हैं तीस्ता रिवर के ऊपर, तो जो कंट्री है उसको आप कह सकते हो रिसीव करना चाहिए ये वाटर, प्रॉपर शेयरिंग होनी चाहिए इस तीस्ता रिवर के वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुद्दा ये उठाया गया है और दूसरे मुद्दे के अंदर ये बातचीत करी गई है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है वो इलीगली तरीके से जो है एंटर कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से बॉर्डर पर शांति नहीं बनी हुई रहती। तो यहाँ पर दूसरा मुद्दा उठाया गया है कि बॉर्डर को मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर का मैनेजमेंट भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक बहुत बढ़िया, एक आप कह सकते हो अच्छी चीज़ साबित हो सकती है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मुद्दे बेसिकली उठाए गए हैं, ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कंक्लूड करा गया कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो जल्द से जल्द बिल्कुल सही तरीके से हो, प्रॉपर वाटर शेयरिंग हो भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो आप देख सकते हो ये 2 मुद्दे उठाए गए हैं और कुछ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग जान लो क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कोई यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए।
ठीक है। हालांकि अभी जो फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको खुद सतर्कता निभानी पड़ेगी, खुद आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ भी कर लो आप लोग, जब तक प्रोटेक्शन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने का। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए, इस तरीके की यहाँ पर बात रखी गई है हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट, यह आता है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे क्या बात करी गई है। देखो अगेन यहाँ पे आप इसको आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। अगेन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला ये जा रहा है लगभग 90 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है म्यांमार के अंदर। और म्यांमार के अंदर ये क्यों गई है जान, आप सभी लोगों को मालूम है, ये मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर क्रिएट हुई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हुआ क्या है आप देख पाओगे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें पढ़े हुए। तो बेसिकली म्यांमार के अंदर देखो, काफ़ी पहले हुआ करती थी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो भी लोग चूज़ करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं अपने हिसाब से किसी नेता को चूज़ करते हैं, तो उस टाइप से पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी। यानी म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी। लेकिन हुआ कि यहाँ पर 1 फरवरी की बात है, 1 फरवरी को मिलिट्री का यहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री ने मिलिट्री कू कर दिया। मिलिट्री कू यहाँ पे स्पेलिंग है इसकी COUP, मतलब मिलिट्री का तख्ता पलट हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी थी, ठीक है, अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको हटाकर जो है वो मिलिट्री ने रूल करना चालू कर दिया है। अब मिलिट्री पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है म्यांमार को, और ये चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। अब लोगों को पसंद नहीं है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं कि हमें ये मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें वापस से अपनी इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हमें म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री सुनने को तैयार नहीं है। अब सुनने को तैयार नहीं है तो आपस में ऑब्वियस ही बात है क्लैश भी होंगे। तो क्लैश भी बहुत सारे हुए हैं, और क्लैश होने की वजह से ही, यानी एक तरफ मिलिट्री और दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो है प्रोटेस्टर्स, और आपस में क्लैश हुए हैं, तो प्रोटेस्टर्स लोगों की काफ़ी हद तक जान भी गई है। तो इस कंट्री में आज के टाइम पर खतरा बढ़ चुका है। आप देख पाओगे मिलिट्री ही यहाँ पर अपनी कंट्री के लोगों को मारती जा रही है, और इसकी वजह से आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोग ना म्यांमार छोड़कर निकल भी रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, भारत में मिजोरम वगैरह की साइड सबसे ज़्यादा पर आप कह सकते हो ये लोग निकलते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। फिलहाल एक छोटा सा अपडेशन था कि हाँ इतने प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आते हैं पेज नंबर 2 पर। तो यहाँ पर कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आप लोग देख पाओगे है नहीं, थोड़ा बहुत होली का एडवर्टीजमेंट वगैरह दे रखा है। नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 4 पे हाँ आता है एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये मैंने आपके लिए रख रखा है। ठीक है, तो एनजीटी जब भी आती है मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कभी कभार देखने को मिलता है, तो हम इसको कवर करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बनता है, एनजीटी का क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसका आप कह सकते हो जो हेडक्वार्टर एक तरीके से कह सकते हैं वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ये 2 चीज़ आप लोगों को बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर टाइप करना है इस एनजीटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ अगेन एक और छोटा सा अपडेट, महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को मालूम ही है, महाराष्ट्र हो गया, केरला, पंजाब, इन सभी जगह पर केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। नाउ एक और चीज़ ये उठती है, आज के टाइम पर टॉप नंबर 1 पे कौन है कोविड के केसेस पर। टॉप नंबर 1 पर है यूएसए। अगर हम बात करें यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस भी हैं, प्लस कोविड के डेथ भी हैं। सेकंड नंबर पर कौन आता है कहोगे, इंडिया। नहीं, इंडिया नहीं है, सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील यहाँ पर क्रॉस कर चुका है इंडिया को। ब्राज़ील के अंदर केसेस भी ज़्यादा हैं और लगभग डेथ भी 3 लाख के आसपास डेथ हो चुकी हैं। थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया के अंदर भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, प्लस डेथ जो है 1,70,000 के आसपास जो है हो चुकी हैं। तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ पेज नंबर 7 पे एक छोटा सा आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, जो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत साहब, इनका द्वारा ये बोला गया, जो GNCTD है, अभी आप लोगों को मालूम है एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है, राज्यसभा में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो बिल पास किया गया है इसको बोला जा रहा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का पूरी तरह से मर्डर कर दिया गया है। किस तरीके से, चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बिल के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ भी रखा है, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहली बात, इस GNCTD का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021।
अब इसके अंदर क्या हुआ है, देखो ये पूरी तरह से पास हो चुका है, अप्रूव हो चुका है ये बिल। अब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली, जब ये बिल पास कर रहे थे, इसमें जो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको मालूम होगा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर को बढ़ा दिया गया है, मतलब एक तरफ सीएम है, चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, और एक दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया है, मतलब अगर कोई दिल्ली के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, समझ लो ये वाली सीएम के टाइम पे, आज के टाइम पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर ये कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो ये डिसीजन तो लेगी, लेकिन उसमें इनका ओपिनियन भी रहने वाला है, इनका डिसीजन भी मैटर करेगा। तो इस तरीके से ये बदलाव करा गया है, ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का इतना बड़ा रोल नहीं था, अब यहाँ पे इतना बड़ा रोल दे दिया गया है, तो उसकी वजह से बोला गया है डेमोक्रेसी का मर्डर करा गया है एक तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा। तो आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरी है यहाँ पे सेंटर जो है अपनी तरह से चलाना चाहती है, ठीक है। डेमोक्रेसी किया, जो दिल्ली के अंदर आज के टाइम पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लोगों ने वहाँ पर चूज़ करके डेमोक्रेसी के हिसाब से यहाँ पर बैठा रखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेंटर है, सेंटर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया है। तो एक तरीके से जो है यहाँ पर सेंटर के हाथ में आ चुकी हैं चीज़ें, तो उस तरीके से यहाँ पर टारगेट करा गया है कि डेमोक्रेसी का एंड किया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आप एक छोटा सा आर्टिकल देख पाओगे, यहाँ पे क्या बोला गया है बांग्लादेश के बारे में। देखो बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो इसके रिलेशन कवर करते हुए चलना। परसों के दिन मैंने जो है बांग्लादेश और इंडिया के पूरी तरह से रिलेशंस को कवर करे थे, एक एक पॉइंट को कवर किया था, तो तब का न्यूज़ एनालिसिस देखकर भी आप जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया बेसिकली, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। देखो हुआ क्या था, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। पहले इस तरीके का मैप हुआ करता था, अब देख पाओगे ये इंडिया है, इधर वेस्ट पाकिस्तान पड़ता है, इधर ईस्ट पाकिस्तान होता था, ठीक है, मतलब पाकिस्तान दोनों तरफ था। ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन एक टाइम पे वॉर हुई, कब हुई, ये 1971 की बात है, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये बन गया बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा, ये वाला एरिया जो ये बन गया बांग्लादेश, तो आज के टाइम पर ये बांग्लादेश है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसमें यह बोला जा रहा है ये जो बांग्लादेश की लिबरेशन एनिवर्सरी है, यानी कि ये जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तो इसमें इंडिया का, यूएसए का काफ़ी बड़ा रोल था। अगर हम बात करें तो भारत के भी काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे जवान जो है शहीद हो गए थे इसके अंदर, ठीक है। भारत ने काफ़ी हेल्प करी थी। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, भारत ऐसी पहली कंट्री बन चुका था जिसने बांग्लादेश को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज़ किया था। तो इस तरीके के स्टेप्स जो है यहाँ पर उठाए गए थे। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है अभी हम लोग 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो उसी की वजह से यहाँ पे बोला गया। और दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख पाओगे, कौन कौन है, इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, ये लोग एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान, बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इनके बारे में बता सकूं। जो शेख मुजीबुर रहमान है, ये आप लोगों को मालूम होगा, हाल ही में न्यूज़ के अंदर भी थे, मैंने काफ़ी बार इनके बारे में कवर किया है। कौन है ये हैं, आप देख पाओगे ये वाली पर्सनैलिटी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन, यानी बांग्लादेश के फादर बोला जाता है। इनके टाइम पर जो है ये बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा गया है इसके अंदर, इंडिया ने भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बोला जा रहा है, जो खैर यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसको भी कवर करें, तो हम लोग इसको ईजिली स्किप कर सकते हैं। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाउ पेज नंबर 11 पर एक और छोटा सा अपडेट बात करी गई है। कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र ने जो गैदरिंग्स होती हैं उनको बैन कर दिया, यानी जगह जगह पर जो लोग खड़े रहते हैं उन सबको बैन कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा लॉकडाउन लगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या सिचुएशन होती है आने वाले टाइम पर, क्योंकि जो केसेस है ना वो रुक नहीं रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा डेली बेसिस पे केसेस, डेथ वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है इंडिया ने सेंड करे हैं 2 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन टू द UNPKF। UNPKF क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। अब इनको यहाँ पे भेजा गया है 2 लाख डोजेज ऑफ वैक्सीन, यानी कि UNPKF एक ऐसी बॉडी जो कि कलेक्टिवली नेशंस में जो है शांति बनाने के लिए काम करती है, सिक्योरिटी बनाने के लिए काम करती है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए काम करती है। नाउ यहाँ पर भेजे गए हैं इंडिया के द्वारा कितने? इंडिया के द्वारा 2 लाख वैक्सीन के डोजेस आप यहाँ पर देख पाओगे, ये दे रखा है। और एक चीज़ और बताई गई है कि जो कार्गो ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, यानी कौन सी वैक्सीन भेजी गई है? एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन। इसको प्रोड्यूस करा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है। और यहाँ पर यह भी बताया गया, आज के टाइम पर अगर हम देखें
तो हमारे यहाँ कंट्री के अंदर खुद केसेस ढेर सारे निकल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का डिसीजन ये आप कह सकते हो, इतने बावजूद मतलब कि केसेस बढ़ते हुए होने के बावजूद भी हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है, ठीक है। और इसको देखते हुए जो है एक तरीके से लोगों ने थैंक्स भी बोला है इंडिया को बोला है एक बहुत बड़ा सपोर्टर, हमने एक तरीके से काफ़ी हेल्प भी करी है। और ऑल ओवर द अगर हम वर्ल्ड देखा जाए तो हमने काफ़ी हेल्प करी है। और दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो कोविड-19 ये वैक्सीन का कंसाइनमेंट है कहाँ पे भेजा गया है, ये भेजा गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में ही जो है इसको सेंड किया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है ना, ये जो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन है, यह एस्ट्राजेनेका और जो यूके की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा जो है मिलकर ये करा गया है। नाउ सॉरी, जो है ये एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो है आपस में इनको डेवलप किया है। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। आप देख सकते हो इंडिया के इस इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल है। और याद रखना है ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे के अंदर बेस्ड है और इसका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बोलबाल है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन्स को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे क्या बातचीत करी गई है, इस वाले आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो। बात करी गई है बेटर जुडिशियल इंफ्रा नीडेड, तो ये जस्टिस रमन बोल रहे हैं। आप देख पाओगे ये जस्टिस एन वी रमन, ये काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं आने वाले टाइम पे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सारी चीज़ें रिकमेंड कर दी गई हैं जो हमारे पहले के चीफ जस्टिस हैं, यानी करंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि हाँ ये बनने चाहिए। ये आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं और यहाँ पर ये बनेंगे सीजेआई आने वाले टाइम पे। इनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि जो आज के टाइम पर आप कह सकते हो ज़रूरत है एक नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाने की, इसको एस्टेब्लिश करने की, जिससे क्या होगा जो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से बिल्टअप करा जाएगा, जुडिशरी के ऊपर फोकस करा जाएगा, उसको स्ट्रेंथन करा जाएगा। यहाँ पे बेटर जुडिशल के लिए यहाँ पर हमें एक बेटर बॉडी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर आपको जुडिशरी अच्छी करनी है तो फिर एक आप जो है बॉडी को एस्टेब्लिश कर सकते हो ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले आर्टिकल बात करता है चाइना और ईरान के बारे में। चाइना और ईरान ने मिलकर 25 साल के लिए स्ट्रैटेजिक पैक्ट को साइन कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट किस किस चीज़ को लेकर है, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, ये तीनों ही कॉपरेशन में मिलकर इन तीनों ही क्षेत्र में चाइना और ईरान मिलकर काम करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे सैटरडे में ये पैक्ट साइन करा गया है 25 साल के लिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, और यहाँ पे ये अभी 6 नेशन पर चल रहे हैं, यानी कि 6 नेशन के विजिट पर हैं, वेस्ट एशियन नेशन पे। कौन कौन से नेशंस पर विजिट पर घूम रहे हैं ये, वो है अरेबिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, यूएई, बहरीन एंड ओमान। तो ईरान के साथ इन्होंने 25 साल का स्ट्रैटेजिक पैक्ट को साइन कर लिया है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख पाओगे जो एग्रीमेंट है कहाँ से निकल कर आया है। एक तरीके से आप देख पाओगे ना, ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप का जब टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे ईरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में भी था। क्या होता था, देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान प्रॉब्लम में होने के बाद भी चाइना ने सपोर्ट किया है। ईरान से जब कोई ट्रेड नहीं चल रहा था, यूएसए ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था ईरान से कोई जो है ऑयल परचेस नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, लेकिन चाइना फिर भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे देखोगे क्यों करा था, सबसे पहले आप देख पाओगे बेसिकली क्या हुआ है। ईरान का मैं आपको न्यूक्लियर डील के बारे में समझाता हूँ। ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील थी। अब न्यूक्लियर डील जो है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से पहले एक प्रेसिडेंट थे, कौन, बराक ओबामा, उनके द्वारा करा गया था ईरान के साथ। और उस डील को हम लोग JCPOA भी बोलते हैं, यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो ईरान के अंदर ना यूरेनियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, यानी एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बनाए, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, इसके लिए एक डील कर दी गई थी और इसका ही नाम दिया गया है JCPOA या फिर न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील। यानी कि ईरान को हम लोग एक तरीके से इसके ऊपर से सैंक्शंस भी हटाएंगे और ईरान को एक सपोर्ट भी मिलेगा, और ईरान उसके बदले में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप कह सकते हो बराक ओबामा का टाइम एक तरफ ख़त्म हो गया था, उसके बाद आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने इस डील से यूएसए को बाहर निकाल दिया। इन्होंने बोला इस डील में यूएसए की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लगातार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते गए, ईरान के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई। बोल दिया गया कि कोई भी ईरान से ट्रेड नहीं करेगा। हमने, भारत ने भी यहाँ पर
ईरान से व्यापार को बंद कर दिया था। हमने भी पेट्रोल वगैरह नहीं, हमने भी जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं कच्चा तेल, वो हमने खरीदना बंद कर दिया था। और आप इनफैक्ट अभी भी यहाँ पर नहीं है ऐसा ट्रेड, ठीक है, अभी भी यहाँ पर व्यापार नहीं चलता है। तो आप देख पाओगे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान न्यूक्लियर डील भी हमने कवर कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी चाइना एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्टर था, और उन सब चीज़ों को देखते हुए अब यहाँ पर ईरान और चाइना ने मिलकर डिसाइड करा है 25 साल का स्ट्रेटेजिक पैक्ट को साइन करने की। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, बात करी गई है, देखो जॉन कैरी, यहाँ पे जॉन कैरी यूएस के प्रेसिडेंट के जो बाइडन, आप कह सकते हो कि सॉरी एक मिनट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बाइडन के क्लाइमेट मीट होने वाली है। यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन, इन्होंने एक वर्चुअल लीडर समिट रखी है। कब? 22 अप्रैल से, और 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को लीडर समिट रखी है, जिसके अंदर 40 वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। ओके, और ये जो पर्सन है ये कौन है? ये जॉन कैरी है, ये यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं फॉर क्लाइमेट। अब यहाँ पर ये जो है इंडिया भी विजिट करेंगे अप्रैल के अंदर, ठीक है, बातचीत करी जाएगी। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है क्लाइमेट के ऊपर, ये समिट जो है ये क्लाइमेट को लेकर है। तो यानी क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करी जाएगी कि जो कंट्री आज के टाइम पर पोल्यूशन कर रही हैं वो किस तरीके से हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनको आगे लेकर चल सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर करी जाने वाली है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी गेस्ट आने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया 40 वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, इसके अंदर भारत भी है। उसके साथ साथ चाइना को भी बुलाया है यूएसए ने, और जो है रशिया को भी बुलाया है। ओके, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये जो समिट होने वाली है इसके अंदर बातचीत यही करी जाएगी कि आज के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, तो किस तरीके से हम लोग जो है इस एनवायरनमेंट को, इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे हम लोग आगे इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो अभी ये समिट होगी बेसिकली, तो जब होगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, यहाँ पर ये वाला बात करता है चाइना ने सैंक्शंस लगाए यूएसए के ऊपर उल्टे। अभी देखो क्या हुआ था, यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने, कनाडा ने मिलकर सैंक्शंस लगाए थे चाइना के ऊपर। अब यहाँ पे क्यों लगाए थे चाइना के ऊपर सैंक्शंस? तो यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न था, चाइना के अंदर एक पड़ता है जिनजियांग रीजन। ये जो जिनजियांग जगह है, यहाँ पर चाइना एक उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पे इंटरनेट कैंप बना रखे हैं, वहाँ पर उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है। इनफैक्ट जो ये मुस्लिम्स हैं इनके साथ क्या करा जाता है, इनको आप कह सकते हो बियर्ड नहीं बढ़ाने दी जाती, दाढ़ी नहीं बढ़ाने दी जाती, रमज़ान के रोज़े नहीं रखने दिए जाते, इनफैक्ट इनकी कुरान भी नहीं पढ़ने दी जाती, ठीक है, चाइना के एडिशन वाली कुरान पढ़ने दी जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये ह्यूमन राइट का एब्यूज़ है, इसको देखते हुए चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। और फिर उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर उल्टा चाइना ने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएसए के ऊपर, कि यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स के अंदर, तो मतलब चाइना के द्वारा बोला ये गया है, ये टिट फॉर टैट है, यानी सैंक्शंस के बदले में आप भी सैंक्शंस लो, क्योंकि यूएसए के अंदर सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं। रेसिज्म वगैरह का मुद्दा भी उठाया गया था, अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला मुद्दा था, ये भी उठाया गया था चाइना के द्वारा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है सुएज कैनाल के बारे में। तो आई होप आप लोगों को एक मैटर क्लियर होगा जो मैंने अभी आपको बताया था हाल ही में क्या हुआ है। चलो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे टेलीग्राम पर एक मैं पिक्चर शेयर कर रही है मैंने, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने, हाँ देखो ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये वाला अफ्रीकन नेशन हो गया और इधर हो गया एशियन नेशन। अब यहाँ पर आप इधर देख पाओगे ये वाला जो एरिया है ये अफ्रीका के बराबर में बिल्कुल, ये जो यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, एक है सुएज कैनाल, ठीक है, क्या है सुएज कैनाल। अब यहाँ पे कैनाल हो है, इंडिया क्या करता है, यहाँ से जो आप कह सकते हो लगभग काफ़ी हद तक शिप्स गुजरते हैं, यहाँ से जहाज़ निकल के जाते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे जहाज़ पहले यहाँ से नहीं जा पाते थे, तो कहाँ से जाते थे, यहाँ से निकल कर जाते थे। लेकिन अब ये कैनाल बना दिया गया था, ये ह्यूमन मेड कैनाल्स होते हैं, हाथ से बनाए गए हैं लोगों के द्वारा खोदाई करके, तो यहाँ से लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ से लोग निकल गए, मतलब ये शॉर्टकट रास्ता पड़ जाता है, मतलब यहाँ जाना है, यहाँ से जाओगे या यहाँ से जाओगे, शॉर्टकट कौन सा पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा। अब ये जो कैनाल है यहाँ पर शिप अटक चुका है एक, ठीक है, एवरग्रीन शिप यहाँ पर पूरी तरह से अटक चुका है, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भी था। तो एक शिप जा रहा था चाइना से नीदरलैंड की साइड, वो पूरी तरह से फंस गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा।
अब जो इंडिया का काफ़ी सारा ट्रेड वगैरह रोका पड़ा है, तो आप देख पाओगे किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है, ये सुएज़ कैनाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये ह्यूमन मेड वाटरवे सुएज़ कैनाल है। आप कह सकते हो दुनिया भर का इसमें लगभग 12% तक का वर्ल्ड ट्रेड होता है इस कैनाल से। इसको बनाया गया था 1869 के अंदर। और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पहले पहले अगर हम ये 150 साल जो पुराना कैनाल है, ये इसको कंट्रोल करती थी ब्रिटिश और फ्रेंच पहले, लेकिन फिर उसके बाद में ये इजिप्ट के हाथ में आ गया। आज के टाइम पर इजिप्ट इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है और सुएज़ कैनाल का ओनर भी इजिप्ट है। साल 2015 में इजिप्ट ने अनाउंस किया था कि हम इस सुएज़ कैनाल को चौड़ा कर देंगे, क्योंकि बहुत पतला है। आप देख पाओगे शिप भी अटक चुका है यहाँ पर। तो लेकिन अभी यहाँ पर ये चौड़ा करा जाने की डेट है 2023 तक, वो यहाँ पर करा जाएगा। नाउ सुएज़ कैनाल ये ब्लॉक कैसे हुआ, यानी कि यहाँ पर शिप अटका कैसे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो वैसल जो शिप है उसका नाम है एवर गिवन, और ये शिप काफ़ी बड़ा शिप है। ये चाइना से नीदरलैंड जा रहा था और ये 400 मीटर लंबा शिप है, 59 मीटर वाइड है। और यहाँ पे फंसा कैसे, ये बैड वेदर की वजह से, यानी मौसम काफ़ी ख़राब था, उसकी वजह से ये शिप वहाँ पर फंस चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। आप साइंस एंड टेक के पेपर पर देखेंगे, एक दो ही आर्टिकल हैं जो कि पढ़ने लायक हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जिसके बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बनाया है, जिराफ जीन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या है बेसिकली, देखो जिराफ के अंदर क्या होता है। जिराफ के अंदर हैव ट्वाइस द ब्लड प्रेशर, यानी कि देखो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बहुत ही तेज़ी से ब्लड जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है, नसें फटने की चांसेस हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो पूरी तरह से बॉडी डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर इसी तरीके से देखो जिराफ है, जिराफ के अंदर क्या होता है ना, जो हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेशर है उसका डबल ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि क्या होता है, उसके अंदर डबल ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो गर्दन तक यहाँ पे ब्लड की फ्लोइंग जो है, अगर कैसे कह सकते हो, ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं होगा तो गर्दन तक ऊपर तक पूरी तरह से ब्लड फ्लो, खून फ्लो नहीं हो पाएगा। और ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो बॉडी पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि यहाँ पर जिराफ के अंदर ट्वाइस द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन होता है, यानी कि जितना एक बंदे के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, उसका दुगना ब्लड प्रेशर होता है कहाँ पर, जिराफ के अंदर। ओके। और अगर यहाँ पर किसी इंसान के अंदर हो गया या फिर किसी जानवर के अंदर इतना किसी के दुगना ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो इंसान का जीवित रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल जिराफ के बारे में बताया गया था। नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर ये है साइंस एंड टेक का। अगेन बात क्या करी गई है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी की नई स्पीशी देखने को मिली है वेस्ट और साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट में। तो आप देख पाओगे बंदा इस तरीके से दिखा रहा है, ये ही रेड एल्गी है, ठीक है। एल्गी मतलब एक तरीके से काई भी बोलते हो, लेकिन बहुत सारी होती हैं ये एल्गीज जो होती हैं खाने वाली भी होती हैं, ठीक है। इनको एज अ फूड के पर्पज़ पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, दो नई स्पीशीज़ जो है सीवेड, इसको डिस्कवर करा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे डिस्कवर करा गया है, एक मैरिन बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के हैं और इनके द्वारा डिस्कवर करा गया। और दोनों ही स्पीशीज़ का नाम क्या है आप लोग देख पाओगे, पहली है हिप्निया इंडिका, दूसरी है हिप्निया बुलेटा, ठीक है। ये दो स्पीशीज़ हैं जिनको फाइंड आउट किया गया है। नाउ ये जो सीवीड्स हैं ये पार्ट है किसका, ये जीनस, यानी कि हिप्निया फैमिली से बिलोंग करती हैं, रेड सीवीड हैं। अभी तक हम लोग ज़्यादातर ग्रीन सीवीड देखते हुए आए हैं, यानी कि ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, उसको फूड के पर्पज़ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रेड वाली भी देखने को मिल गई है। नाउ यहाँ पर बेसिकली कहाँ पे ग्रो होती है, ये ऐसे कोस्ट पर, ऐसे एरिया पे ग्रो होती है जहाँ पर आप कह सकते हो, जो कि एरिया अगर जहाँ पे हाई टाइड है बहुत तेज़ी से तो ये सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है एरिया। और जो है लो टाइड है तो वो दिखने लगता है, लेकिन पानी कम हो तो फिर यहाँ पर ये शो होने लगती है, पानी ज़्यादा हो तो चीज़ें डूब जाती हैं। नाउ यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास पहले से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अगर हम बात करें तो अब 61 स्पीशीज़ हैं, पहले से 61 प्रजातियां हैं इस टाइप की एल्गी की, जिसके अंदर से जो 10 स्पीशी हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो दो नई स्पीशी हैं, अगर हम बात करें दो नई स्पीशीज़ हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशी हो गई, यानी कि 10 पहले से 61 है, ठीक है। 61 में 10 इंडिया के अंदर मिलती हैं। अब इसके अंदर दो और ऐड कर दो, दो नई प्रजाति और मिल गई, तो कितनी हो गई,
ये 63 हमारे पास स्पीशीज़ आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हिप्निया इंडिका है, ये जो पहली स्पीशी है ये कहाँ पर डिस्कवर करी गई है, वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर सोमनाथ पठन और शिवराजपुर इन गुजरात, यहाँ सभी जगह पर ये स्पीशी देखने को मिली है। नाउ उसके बाद ये जो हिप्निया बुलेटा है इसको डिस्कवर करा गया है फ्रॉम कन्याकुमारी एंड दीव आइलैंड ऑफ दमन एंड दीव, वहाँ से जो है इसको डिस्कवर करा गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्या है, ये जो स्पीशीज़ हैं इस एल्गी को मैंने जैसे बताया हम लोग फूड के पर्पज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको फूड इंडस्ट्री के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडिया को इससे फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि कैसे होगा, हम लोग इसका इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, फूड के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और इसकी कल्टीवेशन, इसकी ग्रोथ कर सकते हैं, उगा सकते हैं और फिर इससे थोड़ा बहुत मनी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ होता है हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आगे एक दो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको मालूम है। मैंने कोरोना वायरस के डबल म्यूटेशन के बारे में बता रखा है कि डबल चेंज क्या आया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आगे बातचीत करी गई है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।